today's class, the thing which will be discussed, that will be gerund और verbal noun. इसके दो नाम हैं, इसको gerund भी कहते हैं और इससे verbal noun भी कहते हैं. ये क्या है, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. देखिए, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. जैसे कि प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, ए जेरेंड इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. जेरेंड की जो बेसिकली शेप है बेटे, ये आपको आईएनजी फॉर्म की सूरत में नजर आएगी. यानी कहने का मतलब ये है कि चंद मिसालें मैंने आपके सामने चंद वर्ड लिखे, फाइटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, टीचिंग एटसेट्रा. बट बाय राइटिंग आई रियली डोंट मीन that these are basically gerund. I really want to, I just want to put this impression that gerund or the shape of the gerund will be like this, कि वो भी ing फॉर्म की सूरत में आपके सामने आएगा, like cook से cooking, fight से fighting, teach से teaching, like that. ठीक है, तो इसका मतलब ing फॉर्म बेसिकली gerund होती है. कब होती है ये बात मैंने अभी तक नहीं की, सिर्फ इस वक्त इंट्रोडक्शन दिया आपको. अच्छा बेटे, अब आगे बढ़ते हैं. Before you move forward or before you proceed, it is really very important for you people to know one thing about a gerund. For example, ये shapes हैं gerund की. gerund बोले तो first form of the verb plus ing. बेटे, हमने previously भी इस बात को डिस्कस किया कि an ing form can perform the following functions at a time. अगर आप चाहें तो ये सारे functions आप ले सकते हैं. It can be a verb, it can be an adjective, it can be an adverb, and it can be a noun. तो बेटे, ये noun भी हो सकता है, verb भी हो सकता है, adjective भी हो सकता है, adverb भी हो सकता है. अब now the question arises here, क्या सर किसी भी फॉर्म में या कहीं भी मैं आईएनजी फॉर्म को देखूं तो क्या डायरेक्टली इसको जेरेंड कहना शुरू कर दूं? सो देयर देन एंड देयर आई एम गोइंग टू स्टॉप यू. नो, यू कैन नॉट कॉल इट ए जेरेंड ब्लाइंडली. आप एकदम से इसको जेरेंड नहीं कह सकते, क्योंकि बेटे एक खास फंक्शन, एक खास शेप या एक खास फॉर्म है आईएनजी फॉर्म की जो उसे जेरेंड की तरफ लेकर चलती है. तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी फॉर्म है. बेटे, फिर मैंने लिखा इसके लिए कि whenever first form of the verb plus ing works as a noun, works as a noun. तो इसका मतलब there were 4 dimensions: verb, adjective, adverb. Verb, adjective, adverb को आपको भूलना पड़ेगा. क्यों? Because right after the completion of this lecture, कि इसके इख्तिताम के बाद मैं जब आपको पढ़ाऊंगा participle, especially present participle, तो उस वक्त बेटे मैं आपको verb, adjective और adverb ing फॉर्म को बना के दिखाऊंगा. इस वक्त तक के लिए तो जब हम ये बात करते हैं कि whenever first form of the verb with ing works as a noun, it is called gerund or a verbal noun. तो बेटे ये साबित हो गया कि जब कभी वर्ब की पहली फॉर्म ing फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing नाउन के तौर पर काम करे तो हम इसे क्या कहते हैं? वर्बल नाउन या जेरेंड कहते हैं. अच्छा बेटे, अगली बात जो हमने डिस्कस करनी है, दो चीज़ें. प्रीवियसली हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था. और बेटी, डिफरेंस बिटवीन ए नाउन एंड अ वर्बल नाउन, कल इस बात को या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस बात को डिस्कस किया और आज इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन विल बी कि सर दिस इज आल्सो अ नाउन, कॉमन नाउन, और वो भी एक वर्बल नाउन है. यू कैन प्रेस ओके. ओके दबा देंगे ना, सेंटर वाला तो तब भी नहीं करेगा. अब पहले कॉमन नाउन की अगर बात करते हैं तो दैट इज द थिंग व्हिच वी हैव बीन लर्निंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसको बहुत अरसे से पढ़ते चले आ रहे हैं. बेसिक चीज़ है. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. कि पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाउन को नाउन कहते हैं. जैसे कि बॉल, बैग, टेबल, वॉल, पेन, ब्रिक एटसेट्रा. तो बेटे, किसी भी चीज़ को अगर आप पॉइंट आउट करें, दैट विल बी अ कॉमन नाउन. तो ये बात तो क्वाइट इजी है एंड इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. इसको लिखने से मकसद ये था कि बेटे जब आप इन दोनों को कंपैरिजन मिलाते हैं और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो आपके पास ये सवाल जरूर होना चाहिए कि सर कॉमन नाउन इज क्वाइट इजी एंड वन कैन अंडरस्टैंड इट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि बहुत कम मुद्दत में या कम वक्त में हमने समझ लिया. डू यू हैव एनी शॉर्ट डेफिनेशन फॉर अ वर्बल नाउन, जिसको जेरेंड कहते हैं, वो भी एक नाउन है? क्या सर उसके लिए भी कोई इतनी आसान डेफिनेशन है कि जब हम उसे पढ़ें तो हमें वो भी इतनी जल्दी समझ आए? तो मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैं कहता हूँ वर्बल नाउन इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस. अगर ये किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम है तो ये किसी अमल का नाम है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट प्लेइंग, कुछ प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रहे हैं तो व्हाट आर दे डूइंग, मैं कहता हूँ प्लेइंग. सो प्लेइंग इज अ प्रोसेस. प्लेयर्स का इकट्ठा होना, किसी गेम को खेलना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेइंग. आप कहते हैं टीचिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन माई क्लास 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 50 minutes, if you make somebody sit there and ask him to observe whatever is going on, तो जब वो ऑब्जर्व करता है 50 मिनट के बाद मैं कहता हूँ दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड टीचिंग. कि जितना भी हुआ ये सारा का सारा क्या है? टीचिंग है. लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना, सुनना, ये सारा का सारा क्या है बेटी? एक प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, सिंगिंग एक प्रोसेस है. फाइटिंग है, कुछ लड़ रहे हैं आपस में, मार रहे हैं दूसरे को, व्हाट इज गोइंग ऑन? फाइटिंग इज गोइंग ऑन. सो दैट इज आल्सो अ प्रोसेस. तो बेटे साबित ये हुआ कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और वर्बल नाउन की अगर आप बात करते हैं तो बेटे ये किसी प्रोसेस का नाम है या किसी अमल का नाम है. यहाँ तक कोई इश्यू बेटे? आगे बढ़ते हैं बेटे. कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सीखना बड़ा जरूरी है बेटे.
और सबसे बड़ा पॉइंट मेरी नज़र में जो है वो ये है कि जेरन इज आल्सो कॉल्ड अ वर्बल नाउन। तो मैंने कल भी या प्रीवियस लेक्चर्स में हमेशा जब भी ये पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स व्हेन दे गो थ्रू और व्हेन दे टच द स्ट्रिंग्स ऑफ जेरन, सो दे मिक्स अप जेरन एंड पार्टिसिपल। बट ये एक बात है कि जब भी मैं किसे कह रहा हूँ वर्बल नाउन तो बच्चों के दिमाग में होता है शायद ही वर्ब के तौर पे भी काम करता होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि इट डज नॉट वर्क एज ए वर्ब, इट इज जस्ट मेड अप ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब की मदद से तो बनता है, वर्ब नहीं बन सकता। इट लुक्स लाइक अ वर्ब, वर्ब की तरह दिखता है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, उसकी तरह दिखता जरूर है, लेकिन बेटे ये वर्ब के तौर पर कभी भी काम नहीं करता। तो फिर सवाल का जवाब क्या है कि व्हाई डू वी कॉल इट अ वर्बल नाउन? सो द आंसर इज बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ वर्ब, चूंकि ये वर्ब की मदद से बनता है इसलिए इसको वर्बल नाउन कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे? अगला पॉइंट, a gerund can only be a noun wherever we place it। और दूसरी बात बेटे सामने आ गई कि इसको आप मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैवल करवाएंगे, आप इसको सब्जेक्ट भी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट भी बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटे ये सिचुएशन के हिसाब से तो इसके नाम बदलते जाएंगे, कभी कॉम्प्लीमेंट, कभी सब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट, लेकिन जो इसका इंडिविजुअल और फिक्स्ड नेम है, जो कॉन्स्टेंट नेम है, वर्बल नाउन या जेरंड या नाउन, ये जो इसकी खासियत है, ये इंडिविजुअलिटी विल नेवर बी रिमूव्ड, ये इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होगी। और फिर मैंने कहा a gerund can perform different functions and it works as a noun in its each usage। आप कहीं भी इसके फंक्शंस को इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब तक टाइटल आपने जेरंड का लगाया तो नाउन का जो फंक्शन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर बेटे? नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटे, इफ यू आर गोइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट जेरंड एंड पार्टिसिपल, तो बेटे दो चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। अनलेस एंड अनटिल यू कम आउट ओवर टू फार्मूलाज, है तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने बनाया अपने दिमाग से सोच के कि कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें आप जेरंड को एकदम पॉइंट आउट या आइडेंटिफाई करेंगे? बेटे दो फार्मूले जरा सीख लीजिएगा। पहला फार्मूला मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? यू गो थ्रू 12 एक्शन टेंसेस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, उनमें हर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, लाइक दैट। और बेटे या तो अगर मैं बात करता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, लाइक दैट। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मिले या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जैसे इज कुकिंग, एम कुकिंग, वाज कुकिंग, हैज बीन कुकिंग, हैड बीन कुकिंग, विल बी कुकिंग, या तो ये हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब से टच किया मैंने। या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मस्ट बी टीचिंग, शुड बी टीचिंग, कैन बी टीचिंग, विल बी टीचिंग, मे बी टीचिंग। अगर बेटे आपको ये दो सूरत हाल मिल जाए कि योर आईएनजी फॉर्म इज कनेक्टेड विद हेल्पिंग वर्ब और योर आईएनजी फॉर्म इज कनेक्टेड विद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो उस सूरत में आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए बेटे कि आपको मिलने वाली चीज हमेशा पार्टिसिपल होगी, जेरंड कभी भी नहीं मिलेगा। क्या सूरत हाल बताई बेटे मैंने? हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। हाँ, अब आप कहते हैं तो फिर सर हमें जेरंड कैसे मिलेगा? तो मैं बेटा अगला फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ जिससे फौरी तौर पे आप जेरंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो ये है बेटे, मेन वर्ब इन एनी फॉर्म, मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जैसे हम कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, दैट मूवमेंट आई क्लैरिफाइड एवरीथिंग। अगर बेटे मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में अटैच हो जाए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, तो आपको मिलने वाली चीज इस कॉम्बिनेशन से क्या होगी? जेरंड। नाउ कम टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल। अब देखिए बेटे मैं फंक्शंस की तरफ चलता हूं। पहला फंक्शन जो जेरंड का मैंने आपके आगे रखा, दैट इज एज ए सब्जेक्ट। इसमें तो उन फार्मूलों की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पार्टिसिपल का ऐसा कोई फंक्शन हमारे सामने अब तक नहीं आया। जैसे मैं कहता हूं टीचिंग इज ए गुड जॉब। व्हाट इज ए गुड जॉब? टीचिंग इज ए गुड जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर जो आने वाली चीज है सब्जेक्ट की जगह पर बेटे वो आईएनजी फॉर्म है, यानी जितने भी ब्लैक फॉन्ट्स में अंडरलाइन वर्ड्स है ये सारे के सारे जेरंड एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कुकिंग इज अलाउड हियर। व्हाट इज अलाउड हियर? कुकिंग। सो दैट इज योर सब्जेक्ट। है तो सब्जेक्ट का प्लेटफॉर्म, आने वाली चीज क्या है? दैट इज अ जेरंड। ये नाउन है, वर्बल नाउन है। फिर मैं कहता हूँ फाइटिंग इज नॉट टॉलरेबल। व्हाट इज नॉट टॉलरेबल? फाइटिंग। है तो प्लेटफॉर्म बेटे सब्जेक्ट का, आने वाली चीज क्या है? वर्बल नाउन, आईएनजी फॉर्म है, जेरंड है। तो इसका मतलब वो नाउन वाली निस्बत इससे खत्म नहीं हो रही। अगली बात बेटे, obeying them is obligatory. What is obligatory? Obeying them. तो यहाँ पर बेटे obeying, fighting, cooking, teaching, these words which are gerund being used as a subject at the beginning of the sentence and they are at the platform of subject, but still the title of noun or a verbal noun or a gerund cannot be removed from these. कोई issue यहाँ तक बेटे? एग्जाम्पल एक आता आप जैसे मैं कहता स्विमिंग इज माई हैबिट, और कोई मैं कहता स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है, और बताओ, बोलो जी। फाइटिंग इज नॉट, वो तो मैंने बनाई हुई है, कोई और एग्जाम्पल भी कह सकते हैं जी। लर्निंग इज नेसेसरी फॉर मी, लाइक दैट। तो ये तो हो गया बेटे पहला फंक्शन। अगले पे चलते हैं।
दैट इज एज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज एज एन ऑब्जेक्ट। अब बेटे गौर कीजिएगा, आपने दो फार्मूले पढ़े, यहां से फार्मूले लगना शुरू हो जाते हैं। कौन सा? फार्मूला नंबर 2 अपने दिमाग में बिठाइए। कौन सा? फार्मूला नंबर 2। यानी आपने कॉम्बिनेशन में चेक करना है मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आपको किन सेंटेंसेस से मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई लाइक, लाइक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई लाइक व्हाट? प्लेइंग। तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मिल गई। यहां से मिलने वाली चीज क्या मिली आपको? जेरेंड। जब भी आपको मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मिलेगी बेटे, दैट इज अ जेरेंड। और एग्जांपल देखिए, she has learned what? वो सीख चुकी है। क्या सीख चुकी है? she has learned cooking। तो बेटे जितने भी ग्रीन फॉन्ट्स में वर्ड है वो सारे के सारे जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, और जितने भी येलो फॉन्ट्स में हमारे पास वर्ड है बेटे, ये सारे के सारे वर्ब है अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में। अब यहाँ पर जो मैंने फॉर्म यूज की, दैट इज अ थर्ड फॉर्म। तो मैंने यही कहा था वर्ब इन एनी फॉर्म। तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म फिर मिल रहा है बेटा। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म था, लेकिन मिल तो गया ना हमें। मैं कहता हूँ यहाँ पे थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर अगेन यू आर गेटिंग जेरेंड। मैं कहता हूँ she has learned cooking। अब तीसरी एग्जांपल में बेटा आपको गौर करने वाली बात है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ we are learning driving। हम गाड़ी चलाने या ड्राइविंग करना सीख रहे हैं। अब बेटे इस जुमले के अंदर ना दो आईएनजी फॉर्म है, और दोनों आईएनजी फॉर्म्स, टू आईएनजी फॉर्म्स हैव गॉट टू डिफरेंट फंक्शंस। देखो बेटे मैंने इसको लिखा है एज ए वर्ब। अब दोनों फार्मूले जरा दिमाग में बिठाओ। पहला फार्मूला मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। पहली फॉर्म तो हमें पहली कॉम्बिनेशन से क्या मिल गया? पार्टिसिपल। जब कभी बेटे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मिलेगी, देयरअपॉन यू गोना गेट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल गया, लेकिन बेटे मैं तो आपको पार्टिसिपल नहीं पढ़ा रहा। तो आप जाहिर बात है अगर मैं ना पढ़ाता तो कंफ्यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मिक्सअप इसलिए करवा रहा हूं कि यू मे कम अक्रॉस एन एग्जांपल। हो सकता है मैं इसकी एग्जांपल के अंदर ये मिटा देता और ये पढ़ता ही ना, और आप इसको सोच के समझ लेते कि सर ने एग्जांपल दी तो हो सकता है ये भी जेरेंड। लेकिन बेटे जेरेंड के लिए शर्त क्या है? मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, यहाँ से कुछ मिल रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो मैं पढ़ा नहीं रहा आपको बेटे, लेकिन मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी मिल रहा है इस जुमले से। वो कैसे? लर्निंग ड्राइविंग। वी आर लर्निंग व्हाट? ड्राइविंग। तो लर्निंग इस वक्त फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, जो कि एज ए वर्ब के तौर पे काम करेगी। क्यों? हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल दे रहा है, लेकिन मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी तो है बेटे। तो हमें यहाँ से जो ग्रीन में है, क्या हमें जेरेंड मिला कि नहीं मिला? मिला, क्योंकि मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इज अ जेरेंड। तो पहली आईएनजी फॉर्म जो येलो में है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और यहाँ से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल गया। और जो दूसरी ग्रीन में है वो आईएनजी फॉर्म है, वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और आखिरी एग्जांपल देख लीजिए, दे रिजेक्टेड। सर व्हाट डिड दे रिजेक्ट? क्या रिजेक्ट किया? तो मैं कहता हूँ दे रिजेक्टेड, ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। दे रिजेक्टेड चीटिंग है, उन्होंने यहाँ पर नकल करने को रिजेक्ट कर दिया, बरतरफ कर दिया। तो बेटे रिजेक्टेड इज अ मेन वर्ब, and main verb plus ing form means this green fonted word is your gerund। यहाँ तक का मसला बेटे। तो फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि over here you may come across some sentences like sentence 1 and sentence 3। For example, if main verb plus ing form, main verb plus ing form, main verb plus ing form, main verb plus ing form will always give you a gerund। अब आप कहेंगे सर main verb first form, third form, ing form, second form, यानी वर्ब की फॉर्म बदलने से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने शर्त ये रखी मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जेरेंड देगा, और हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म क्या देगा बेटे? पार्टिसिपल। आगे बढ़ो बेटे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन। अब बेटे फंक्शन का नाम क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। मैं बजाय इससे ज्यादा बहस करूं, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड या व्हिच क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, एंड बाय टेलिंग यू अबाउट पोजीशन, टाइम, प्लेस, इंटरेस्ट, लाइक दैट पर्पस। तो मैं इसको आसान कर लेता हूँ बेटे, बजाय इतनी लंबी डिटेल में जाने के कम से कम ये तो पता है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। इन हो गया, अगेंस्ट हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, विद हो गया, विदाउट हो गया, लाइक दैट। ये वर्ड्स क्या होते हैं बेटे? ये सारे के सारे प्रीपोजिशन हैं। और यहाँ पर जो जितने भी येलो फॉन्टेड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे प्रीपोजिशन हैं, और बेटे ग्रीन में जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? जेरेंड। और ये जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट काम करें किसका? प्रीपोजिशन। जैसे मैं कहता हूँ शी इज इंटरेस्टेड, शी इज इंटरेस्टेड, शी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट? शी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग। तो यहाँ पे आपका टीचिंग जो है ऑब्जेक्ट है इनका, यानी जेरेंड। यहाँ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ they were against what? They were against fighting। तो against आपका preposition बेटे, fighting आपका object, लेकिन basically ये है जेरेंड। आगे बढ़ता हूँ, they were teaching so, कह रहा है in spite of, basically बेटे ये prepositional phrase है, क्योंकि जब कभी preposition के साथ कोई और word मिल जाए और इकट्ठा होके कोई मतलब पूरा करे या वही पर्पस दे जो preposition करता है, तो इसको prepositional phrase कहते हैं। लेकिन मैंने of पे फोकस किया है बच्चों, कंफ्यूज ना करूँ।
They were teaching in spite of raining. बारिश होने के बावजूद वो पढ़ा रहे थे. So over here your ing form is working as an object of this prepositional phrase. या अगर खाली इस of के ऊपर फोकस करें. एक और देख लें. Don't fight on. मत लड़ो किस चीज पर? Don't fight on eating. खाने पर तो मत लड़ो. Over here on is taking ing form as an object. और last example देखना बेटे. They come here. They come here for what? They come here for learning. So for is your preposition and learning is, green fonted word is working as an object of preposition and basically these green words are green fonted words are your gerund. तो ये इस function के अंदर बेटे इसने preposition का object वर्ड का काम किया. अब हम जा रहे हैं जो last function है gerund का बेटे उसे कहते हैं as an object of as a complement. पहले complement का एक background थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेटे. It will not be this difficult. Simple एक आसान बात बताते हैं. Complement is a part of sentence which completes an incomplete predicate. Complement क्या होता है बेटी? Complement complete से निकला है. तो complement तकमील तक पहुंचाने वाला. बेटे ऐसा predicate इस वक्त white में जितने भी हैं ना बेटे ये predicate के हिस्से में दाखिल हो चुके हैं. लेकिन अगर आप yellow words को इनसे निकाल दो ना जो कि इस वक्त complement और इस वक्त ये सारे gerund हैं. If you remove these words तो आपका जो प्रेडिकेट है सब्जेक्ट यानी जितने भी ब्लैक फाउंटेड वर्ड हैं आपके सब्जेक्ट हैं. सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा आपको पता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? जो मैं सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देता है. लेकिन बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि इज वाज के बाद अगर मैं इन येलो फाउंटेड वर्ड्स को रिमूव कर दूं तो आपका प्रेडिकेट शुरू तो हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं है. तो बेटे मैंने आपको क्या बताया? कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच कंप्लीट्स एन इनकम्प्लीट प्रेडिकेट. फॉर एग्जांपल अगर मैं जुमला कहता माय हॉबी, कहता सो व्हाट हैपेंड टू योर हॉबी. मैं कहता हूं माय हॉबी इज. अब माय हॉबी बेटे आपका सब्जेक्ट है. But right now your subject is present and right after subject your predicate is starting. My hobby is, कहता है सर your hobby is what? तो इसका मतलब अगर बेटे मैं yellow fronted word को छुपा के रखूं तो आपका predicate incomplete है. तो incomplete predicate को किससे complete करवाते हैं? Complement. अब complement बेटे कुछ भी हो सकता है. Right now we are going through gerund. तो हमारे लिए gerund लगाना लाजमी था. तो मैंने क्या लगाया? My hobby is टीचिंग. तो बेटे जब मैंने टीचिंग लगाया आपका जो प्रेडिकेट वाला जो कॉलम था या जो ब्लॉक था इट वाज इनकम्प्लीट. टीचिंग के लगने से इनकम्प्लीट प्रेडिकेट कंप्लीट हो गया एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट एन इनकम्प्लीट प्रेडिकेट. समझ आ रही बात बेटे? अगला जुमला देखिए. हर जॉब व्हाट हैपेंड टू हर जॉब? हर जॉब इज. अब इससे बेटे प्रेडिकेट शुरू हो गया. लेकिन अगर मैं येलो फ्रंटेड वर्ड को रिमूव करता हूं तो आप इंतजार में बैठे रहिए. हर जॉब इज व्हाट. आप वेट कर रहे हैं कैसे वर्ड का जो इस इनकम्प्लीट प्रेडिकेट को कंप्लीट करे और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी हो जाए. तो मैं कहता हूं हर जॉब इज व्हाट? पेंटिंग. तो प्रेडिकेट इनकम्प्लीट था. कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड चाहिए था और इस वक्त हम जेरंड पढ़ रहे हैं तो जिस भी वर्ड को लगाना है वो जेरंड ही होगा यानी कि आईएनजी फॉर्म में. तो मैंने कहा हर जॉब इज painting. So painting is the word which came included in this predicate and it completed the predicate, thus we call it a complement. और आखिरी एग्जांपल देख लीजिए अब्दुल्ला बेटे. their passion is subject. was predicate शुरू हो गया. अब predicate अगर was है तो अगर मैं कुकिंग को छुपा लेता हूँ बेटे तो it is incomplete. इसको कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड की जरूरत है. तो कहते हैं an incomplete predicate is completed by a word or any part of sentence that may be anything but right now it must be a gerund. क्यों हम gerund पढ़ रहे हैं तो इस कुकिंग में आकर बेटे ऐड होकर इस प्रेडिकेट को कंप्लीट किया एंड वी डेफिनेटली मेट द रिक्वायरमेंट एंड द फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, a part of sentence which completes the incomplete predicate. So this was the whole lecture about gerund. I hope the lecture is clear. If there is any problem you can ask me a question before me. I will definitely clear it. याद clear है बेटे? Confusion? कोई इशू तो आप सवाल कर सकते हैं. Thank you very much.